अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। राहुल गांधी नफ़रत नफ़रत की बात करते हैं और भारत में नफ़रत का माहौल पैदा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह की राहुल गांधी पर तनकीद। कर्नाटक के प्रोफेसर भगवान ने भगवान राम के खिलाफ अदा किए नाज़िबा अल्फाज। कहा, भगवान राम कोई मिसाली शख्सियत नहीं थे। नाज़िबा अल्फाज के खिलाफ हिंदू तंजीमें सख्त नाराज। गिरिराज ने एक बार फिर की सियासत। कहा, मुस्लिम उलेमा और इस्लाम पर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता। मोदी ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया से हटाकर गुजरात फसादात में अपनी हिस्सेदारी का सबूत दे दिया। कांग्रेस का रिमार्क। और अमेरिका के लॉस एंजलिस में फायरिंग, 9 अफराद हलाक। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा है कि राहुल गांधी नफरत की बात करते हैं और भारत की छवि को ख़राब कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी अपनी तकरीरों में नफरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए नफरत पैदा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने मुजाहिद आज़ादी अशफाक उल्लाह खान का जिक्र करते हुए कहा है कि अशफाक उल्लाह खान के लिए फांसी का फंदा और फांसी की सज़ा उनके लिए किसी शादी की तकरीब से कम नहीं थी, क्योंकि वो भारत से मोहब्बत किया करते थे। राजनाथ सिंह सिंगरौली, मध्य प्रदेश में खिताब कर रहे थे। बोलो अशफाकुल्ला, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है, ताकि तुम्हारी अंतिम मुराद का संदेश मैं तुम्हारी मां तक पहुंचा दूं। अशफाकुल्ला खान ने कहा, है मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्ला आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, अपनी निकाह करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या अशफाकुल्ला तुम पागल हो गए हो? कहां है वह लड़की जिस लड़की के साथ फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम शादी रचाने जा रहे हो? बहादुर अशफाकुल्ला खान ने कहा था, मेरे बहनों भाइयों, क्या मजिस्ट्रेट, पागल मैं नहीं हो गया हूं, अंधे तुम हो गए हो। क्या तुझे दिखाई नहीं देता है? मेरी आंखों के सामने यह जो फांसी का फंदा है, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। मैं राहुल जी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, नफरत की बात करके हिंदुस्तान की छवि को दुनिया में खराब मत करिए। आप नफरत करके नफरत पैदा कर रहे हैं। आप दुनिया के लोगों के बीच जाकर, आप भारत के लोगों के बीच जाकर मोदी जी के प्रति नफरत पैदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत पैदा करते हैं। किसके प्रति नफरत पैदा करते हैं? देश इस सवाल का जवाब चाहता है। लेकिन सारी दुनिया में तो यही छवि बन रही है कि भारत में नफरत ही नफरत है, और कहते हैं कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत बेचने के लिए निकला हूं। बहनों भाइयों, कुछ मोहब्बत आपको भी मिली है उनकी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कुछ मोहब्बत दिया है कि नहीं दिया? बताइए। अब मोहब्बत के बारे में वो क्या जाने? कर्नाटक में एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने भगवान राम की तौहीन करने वाले बयानात देने के बाद एक तनाज़ा खड़ा कर दिया है। के.एस. भगवान एक रिटायर्ड प्रोफेसर और मुसन्निफ़ हैं। इन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि भगवान राम सीता के साथ बातचीत के बाद शराब पिया करते थे। इन्होंने मज़ीद सख्त अल्फाज और नाज़िबा अल्फाज अदा किए। इन्होंने कहा है कि भगवान राम सिर्फ 11 साल हुकूमत की थी और ये कोई मिसाली शख्सियत नहीं थे।
के.एस. भगवान के नाज़िबा अल्फाज के बाद हिंदू तंजीमें सख्त नाराज़ हो गई हैं। मुख्तलिफ तंजीमों का कहना था कि के.एस. भगवान को ख़बरों में शाया होना था, इसीलिए इन्होंने भगवान राम के ख़िलाफ़ नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। तो सपने में सोचना भी निंदनीय अपराध है, सोचना भी। और मैं जो सुन रहा हूँ तो भगवान न करे ऐसा फिर दिन देखना पड़े कि ऐसे शब्द सुनने पड़े, कोई मुझसे ऐसे सवाल पूछे। बड़ी मन में पीड़ा हो रही है। ये प्रश्न आप लोग किसी से क्यों पूछ रहे हैं? अब जो कह रहे हैं तो उनको तो किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? जय श्री राम, जय माँ सीता। पहले भी वो विवादित टिप्पणी निकल चुके हैं। मैंने तो नाम आपसे पहली बार सुना, और भगवान न करे ऐसा प्रश्न मुझसे कोई पूछे। हमारे लिए राम क्या पूजनीय शब्द बहुत छोटा है, वंदनीय है, हमारे प्रातः स्मरणीय है। और माँ सीता के चरणों की धूल के बराबर भी आज ऐसे विभूतियाँ उपलब्ध नहीं जो माँ सीता के चरणों की। और ये सब शराब का नाम लेना, क्या बोलते हैं, ओहो, बड़ी तकलीफ की बात है। मैं के.एस. भगवान के रिमार्क के बाद मरकजी वजीर गिरिराज सिंह को जैसे बहाना मिल गया। के.एस. भगवान हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर गिरिराज सिंह को सियासत करने का बहाना मिल गया। इन्होंने कहा है कि क्यों कोई फ़र्द इस्लाम के ख़िलाफ़ नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता। गिरिराज सिंह को समझना चाहिए कि इस बयान में इस्लाम मुसलमान कहाँ से आ गए, मगर गिरिराज सिंह हर वक्त इस्लाम मुसलमान के बगैर अपना बयान मुकम्मल ही नहीं करते। देश का दुर्भाग्य है, चाहे धीरेन्द्र जी महाराज हों, चाहे जो भी हों, इनको सनातन के धर्मगुरुओं को, सनातन परंपरा में साधना कर रहे लोगों को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। कोई मुस्लिम धर्म के प्रमुख को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहां तो शर्त से तन जुदा हो जाएगा। सनातन के सामर्थ्य को बिना विज्ञान के तराजू पर तौले हुए उनको गाली देता है या उनको अपमानित करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन को चुनौती है, धीरेन्द्र महाराज को चुनौती नहीं है। और लेकिन भूल ले, सनातन की शक्ति भी इसी में छुपी हुई है। सनातन को गाली देकर सनातन को मानने वाले मठाधीशों को, आचार्यों को गाली देते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होगा दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर ऐसा प्रहार करने का। कोई फिल्म बना देता। आज तक कोई मोहम्मद साहब पर फिल्म बनाया है क्या? मोहम्मद साहब की जीवनी तो खुला जीवनी है, कोई बना के देखे तो। सनातन की ताकत इसी में छुपी है, सनातन के सामर्थ्य को चुनौती ना दे। कांग्रेस लीडर गौरव वल्लभ ने कहा है कि मोदी ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया से हटाकर यह साबित कर दिया कि वो गुजरात फसादात में रास्त मुलविस है। गौरव वल्लभ ने कहा है कि अगर बीबीसी भारत में होता तो बीबीसी के दफ्तर के बाहर ईडी, सीबीआई, पुलिस और दीगर एजेंसियां मौजूद होती। देखिए, ब्लॉक इन इंडिया स्कीम से फायदा नहीं होगा मोदी जी। ये ब्लॉक करके आपने स्वीकार कर लिया कि जो उसमें दिखाया जा रहा है और बोला जा रहा है वो सत्य है। अगर आप में सत्यता थी, अगर आपको लोकतंत्र में भरोसा था, अगर आपको संविधान में भरोसा था, तो सत्य प्रस्तुत करते ना। सत्य प्रस्तुत करने से डर गए क्योंकि उन्होंने आपको आईना दिखा दिया। मैं पुनः उनको याद दिलाऊंगा, भारत के प्रधानमंत्री जी को, कि आपके लिए जो वाजपेयी जी ने बोला था, राजधर्म निभाओ, राजधर्म, सच से डरो मत। और इसी उद्देश्य के साथ राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं कि डरो मत। और मोदी जी को भी कह रहा हूं, डरो मत अगर सत्य आपके साथ है, और असत्य है तो बोलो कि आपने ये सब किया, स्वीकार करो, डरो मत। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर ये बीबीसी का हेडक्वार्टर देश के कोई भाग में होता तो अभी उनके दरवाजे पे या तो ईडी खड़ी मिलती, या सीबीआई खड़ी मिलती, या इनकम टैक्स खड़ा मिलता,
या एसएफआईओ खड़ा मिलता, या लोकल पुलिस खड़ी मिलती, या ट्रोल आर्मी खड़ी मिलती, या भारतीय जनता पार्टी कुछ गुंडों को भेज देती, ऐसा कुछ होता। पर स्पोर्ट्स वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि रेसलर्स के मसाइल को हल करने के लिए इजलास जारी है और कई अफराद को ओहदों से हटाया गया है। इन्होंने कहा है कि पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर पर कोई वाज़ेह इन्होंने जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के दौर हुकूमत में खेल के शोबे में बेहतर काम किया गया है और इसे आगे बढ़ाया जाएगा। रेसलिंग कमेटी भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ जो भी आरोप लगे उसको सरकार ने बड़े धैर्य के साथ सभी पहलवानों को सुना, प्लेयर्स को सुना और बड़ी गंभीरता के साथ उस पर विचार करते हुए ओवरसाइट कमेटी का गठन किया है और तुरंत प्रभाव से जो टूर्नामेंट हो रहा था उसको भी रोका गया है। जो एडिशनल सेक्रेटरी थे विनोद तोमर, उनको भी निष्कासित किया गया है और ओवरसाइट कमेटी का आज आपको जानकारी भी मिल जाएगी, उसके नाम भी मिल जाएंगे और कल से वो अपना काम पे भी शुरू हो जाएंगे ताकि जांच हो सके, निष्पक्ष जांच हो सके, दूध का दूध पानी का पानी हो। और हमारे लिए खेल खिलाड़ी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने खेलों के क्षेत्र में बहुत अच्छा करना शुरू किया है, वातावरण बदला है, बहुत अच्छा काम होना शुरू हुआ है और हम चाहते हैं आगे भी अच्छा हो। धन्यवाद। कांग्रेस लीडर गौरव वल्लभ ने कहा है कि अब तक पंजाब के वजीर स्पोर्ट्स वो बीजेपी के रुकने पार्लियामान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने कहा है कि बीजेपी के रुकने पार्लियामान पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम है, इसके बावजूद उन्हें ओहदे से बर्खास्त नहीं किया गया बल्कि वो आज़ाद घूम रहे हैं। पर हमारे जो रेसलर्स हैं उनकी क्या मांग थी कि जो WFI के चेयरमैन है, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उसको बर्खास्त किया जाए। मैं प्रधानमंत्री जी से, देश के खेल मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर देश के ओलंपिक मेडलिस्ट, और ओलंपिक मेडल जीतना कितना कठिन काम है, क्या वो ओलंपिक मेडलिस्ट जो बोल रहे हैं 4 डिग्री 3 डिग्री ठंड में बैठ के, क्या वो झूठ है? आपको विश्वास नहीं है उन पे कि वो बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ यौन शोषण किया, हमारा यौन उत्पीड़न किया, ये आरोप लगा रहे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? आपको विश्वास नहीं है। पर देश को अपने ओलंपिक मेडलिस्ट पर विश्वास है। देश का नाम जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ऊंचा किया, उन लोगों पर देश को विश्वास है। ऐसे व्यक्ति अभी तक अपने पद पर क्यों बना हुआ है, देश ये सवाल जानना चाहता है। प्रधानमंत्री जी, जब ये ओलंपिक मेडलिस्ट अपना मेडल जीत के आए थे, सीधा आपने एयरपोर्ट से अपने घर बुला लिया था, उनके साथ सेल्फियां ले रहे थे, और अब वो कह रहे हैं कि हमारे साथ यौन दुष्कर्म हुआ है, उस पर आपको विश्वास नहीं है, आपकी सरकार को विश्वास नहीं है। क्यों अभी तक जांच नहीं बैठी? क्यों वो व्यक्ति अभी तक खुले में घूम रहा है? क्यों वो व्यक्ति अभी तक हवालात के पीछे नहीं है? छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने कहा है कि भारत में धर्म संकट में नहीं है। रायपुर में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि भारत पर कई हमले हुए मगर यहाँ की तहजीब नहीं बदली। इन्होंने कहा है कि भारत इस वक्त बेरोजगारी और इब्तर मौशी हालात से गुजर रहा है। तो मिट गए, लेकिन भारत है, हमारा देश है और ये आज हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है, कभी समाप्त नहीं हुई। इतने युद्ध हुए, इतने आक्रमण हुए, महाभारत भी हो गया, आक्रमण भी हुए, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति जस के तस है, जहां की तहां है, कोई खत्म नहीं कर पाया। तो जो लोग धर्म बचाने का ठेका लेते हैं ना, वो धोखे में। और एकजुटता दिखानी चाहिए। आज देश में बेरोजगारी है, महंगाई है और नफरत का वातावरण है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर तनकीद करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार एक लाचार वजीर आला बने बैठे हैं, जबकि वो अपने वज़रा को समझा नहीं सकते। उनका कहना था कि यूपीए के दौर में मनरेगा में कम फंड्स जारी किए गए थे, जबकि नरेंद्र मोदी के दौर में 30,000 करोड़ रुपए पटना के लिए यानी बिहार के लिए जारी किए गए। ये महाभारत करा दिया। उसी तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे और बिहार में धार्मिक उन्माद फैले, यही वो चाह रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लाचार तो आप लोगों ने बना दिया इसलिए क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा उन्हें बिहार को अभी तक नहीं मिल पाया। नरेंद्र मोदी किसको बुड़बक बना रहे हैं? 5 लाख करोड़ का है हिम्मत नीतीश कुमार जी के मंच पर
हमारे नेता, हमारे मंत्री नितिन गडकरी ने प्रोजेक्ट चल रहा है ये कह दिया, इसलिए टेक्नोलॉजी उनके पास कोई है नहीं, जनता से तिरस्कृत हो गए हैं। और बिहार को बनाए बगैर हम देश को नहीं बना सकते, इसीलिए 5 लाख करोड़ का केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में गाली तो दे रहे थे कि मनरेगा में पैसा नहीं। मैं इस विभाग का मंत्री हूं। 8 साल में यूपीए में केवल 9,500 करोड़ से भी कम गया, और 8 साल एनडीए में मोदी के समय 30,000 करोड़ यहां दिया गया है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी और आरएसएस के नजरियात का मुकाबला करने के लिए निकाली गई है। इन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा एक इवेंट नहीं है बल्कि एक मूवमेंट है। कांग्रेस लीडर का कहना था कि जम्मू में हुए धमाकों से भारत जोड़ो यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये जारी रहेगी। की यात्रा है, विचारधारा के आधार पर हम बीजेपी आरएसएस से मुकाबला करने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है। भारत जोड़ो यात्रा एक इवेंट नहीं है, एक मूवमेंट है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस लीडर्स ने आज जम्मू बम धमाकों में जख्मी होने वाले अफराद से अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। इनमें दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश भी शामिल थे। जयराम रमेश ने कहा है कि एलजी इंतजामिया की जानिब से उन्हें पूरी सहूलत दी गई है और आगे भी, और वो ये समझते हैं कि आगे भी एलजी इंतजामिया की जानिब से उन्हें सहूलत जारी रहेगी। एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी ही बता पा रही है, पर हमें विश्वास है कि अब तक जो हमें सहयोग मिला है प्रशासन से, ख़ास तौर से यहाँ के एलजी से, उनके सलाहकारों से, सुरक्षा बलों से, वो बरकरार रहेगा। इस हादसे के बारे में जो कुछ इन्वेस्टिगेशन होने वाला है वो करेंगे, और कल 23 तारीख सुबह भारत जोड़ो यात्रा करीब, आज सुबह हम लोग करीब 21 किलोमीटर चले, कल 22 किलोमीटर चलेंगे। कल दोपहर को भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा, वो पहले से ही प्रोग्राम बनाया गया था, पर 22 किलोमीटर ज़रूर हम चलेंगे। और ज़रूर नरवाल से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी से ही हम गुजरेंगे जहां कल के हादसे हुए थे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ की प्रशासन इतनी चिंतित है जितना हम चिंतित हैं। आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, पर मैं कहना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। सिक्योरिटी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जो कुछ हमें सलाह दिया जाएगा हम उसका पालन करेंगे। जो कोई हमें परिवर्तन करने हैं हम करेंगे, पर कल ज़रूर भारत जोड़ो यात्रा उसी एरिया से गुजरेगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली हुकूमत सरकारी स्कूलों में बेहतर तालीम के लिए 1400 स्कूली टीचर्स और प्रिंसिपल को बैनुल अक़वामी ममालिक के स्कूलों का दौरा करवा रही है ताकि बच्चों को दी जाने वाली नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हासिल हो सके। इन्होंने कहा है कि पंजाब में भी अब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अभी तक लगभग 1400 प्रिंसिपल्स, टीचर्स विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए जा चुके हैं। हमने उन्हें विदेशों में कैम्ब्रिज, सिंगापुर, फिनलैंड, जो बेस्ट दुनिया के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के लिए जाने जाते हैं, वहाँ उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा। इसके अलावा अपने देश के अंदर भी आईएम्स के अंदर हमने अपने टीचर्स की ट्रेनिंग कराई है। तो दिल्ली में जो शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी क्रांति हुई है, इतना ज़बरदस्त सुधार हुआ है, उसमें बहुत बड़ा रीज़न इन लोगों की ट्रेनिंग का है। ये ट्रेनिंग जब करके आए तो ये बहुत मोटिवेट होके आए, कॉन्फिडेंस के साथ आए, नए नए आइडियाज़ पूरी दुनिया से लेके आए। और हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल देश के स्कूलों से नहीं बल्कि दुनिया के स्कूलों के साथ compete करें। और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि पूरी दुनिया में जहां भी कहीं भी कोई भी एजुकेशन के ऊपर बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी
हम अपने टीचर्स और प्रिंसिपल्स को वो सीखने के लिए वहाँ भेजेंगे। आज हमने उनके साथ इंटरेक्शन किया, जो 1400 टीचर्स और प्रिंसिपल्स गए थे, अभी तक ट्रेनिंग करके आए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सुने, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस थे उनके। अब ये पूरी एक्सरसाइज पंजाब में भी शुरू हो चुकी है। पंजाब के 36 टीचर्स और प्रिंसिपल्स जो हैं सिंगापुर जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। 117 स्कूल्स ऑफ एमिनेंस वहाँ पे शुरू हो रहे हैं और पंजाब के अंदर भी अब शिक्षा क्रांति का आगाज़ हो चुका है। मेरा ये मानना है कि अगर भारत के अंदर हम हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दे दें। मुल्क में नफरत और फिरका परस्ती के खिलाफ सिर्फ समाजवादी पार्टी ही मुकाबला कर सकती है। उत्तर प्रदेश के अपोजिशन लीडर और समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने जानेश्वर मिश्रा की बरसी के मौके पर यह बात कही। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुल्क को दरपेश मसाइल का हल भी समाजवादी पार्टी के पास है। इन्होंने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर है, अमीर और गरीब इंसाफ की तवक्को छोड़ बैठे हैं। निजीकारी में इजाफा करते हुए बीजेपी मखसूस सरमायाकारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इन्होंने कहा है कि बीजेपी हुकूमत को निजी हाथों में देना चाहती है। हम सभी समाजवादी साथी ये संकल्प लेते हैं, जो समाजवादी आंदोलन चला है उसको और बढ़ाने का काम करेंगे। प्रदेश और समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान का रास्ता अगर कोई दे सकता है तो समाजवादी विचारधारा। जिस तरीके से नफरत बढ़ रही है, जिस तरीके से भेदभाव बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से एक क्षेत्र को ज़्यादा लाभ पहुंचा करके दूसरे क्षेत्र को दबाया जा रहा है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, गरीब हो या कोई आज न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता है। जहां लोकतंत्र और संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने हमें जो अधिकार दिए उन अधिकारों को भी छीना जा रहा है। जिस तरीके से निजीकरण बढ़ाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके कुछ उद्योगपतियों को कैसे लाभ पहुंचे उस दिशा में एक एक कर फैसला ले रही है। और हमें याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से एक कानून ब्रिटेन में पास हुआ था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में कारोबार कर रही थी वो सरकार बन गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार उन कानूनों को बना रही है जिससे कि पूरी की पूरी सरकार एक प्राइवेट हाथों में चली जाए। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए गुजरात फसादात और मोदी के रोल पर मबनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी से मुताल्लिक आरजेडी लीडर मनोज झा ने रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना है कि इस तरह की पाबंदियों से मुल्क की जमहूरी शबीहा मुतासिर होती है। ना शेयर करें, क्या कहना है? देखिए, मैं सीधे तौर पे मानता हूं कि एक जिस पृष्ठभूमि से हम आए उस पृष्ठभूमि में जिनको खारिज करना है खारिज कर देते हैं, जिनको देखना था देखते। अभी अगर मैं इसके साथ जोड़ के देखूं जो एक न्यू आईटी पॉलिसी आई है उसमें फैक्ट चेकिंग का पूरा कि साहब अगर पीआईबी ने कह दिया, हमें तो कई इंस्टांस याद हैं कि पीआईबी ने ही तथ्यों के साथ नाइंसाफ़ी की। तो उस दृष्टिकोण से एक मैच्योर डेमोक्रेसी का जो एक मिजाज होना चाहिए उसका मैं समझता हूँ इस तरह की अतिरेक की कार्रवाई से उसमें हमारा नुकसान होता है। एकता है, विविधता में एकता, उस पर देखिए संप्रभुता वाला लॉजिक तो मेरी समझ में नहीं आता है। सॉवरेंटी का ऐसा कौन सा इंटरप्रिटेशन आप बता रहे हैं? और क्या हमारे यहाँ की डाइवर्सिटी इससे एक चीज से खत्म हो जाएगी? बड़ा मजबूत मुल्क है भैया, इसको इतना कम। मुझे देखिए कई मैं अग्री करूं ना करूं, मुझे स्मरण है मैं बहुत छोटा था, माता पिता बताते थे कि जब देश में इमरजेंसी लागू थी तो लोग बीबीसी सुनते थे। ये भी तथ्य है। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि अतिरेक की कार्रवाई से बचा जाए। परिपक्व लोकतंत्र में जिसको जो खारिज करना है वो करे। इसमें सर जो चिट्ठियां लिखी हैं उस चिट्ठी को लेकर के क्या कहना है? उन्होंने भी पूरी तरह से खंडन किया है। देखिए मैं अभी भी अपने उस बात पे कायम हूं। एक मैच्योर डेमोक्रेसी के कार्यशैली ऐसी दिखनी चाहिए ना कि भैया हम ये जिनको स्वीकार करना है करें, जिनको खारिज करना है करें, लेकिन
इससे एक और उसके साथ साथ हमेशा इस चीज को देखें, जो नई आईटी पॉलिसी आई है वो एक खतरनाक संकेत की ओर इशारा करती है। अब क्या चाहते हैं कि पूरा इकोसिस्टम एक ही तरह से सोचे, जिसमें कोई गुंजाइश ना हो। आप जिसको कह दें वो फैक्ट है, और जिस चीज को आप खारिज करना चाहें कहें कि नहीं ये अफवाह है, झूठ है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में मुतासरा मकानात की निदामी कार्रवाई जारी है। आज सुबह निदामी कार्रवाई अंजाम देने वाला अमला मुकाम पर पहुंचा। जदीद आलात की मदद से इस इन्हदामी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तफसीलात के मुताबिक उत्तराखंड के जोशीमठ के नशीबी इलाकों में मसमारी का काम जारी है। अब तक ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 863 इमारतों की निशानदेही की गई, जहाँ ज़मीन धंसने की वजह से दरारें पाई गई हैं। इसमें से 181 इमारतों को गैर महफूज जोन में रखा गया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें 9 अफराद हलाक हो गए। ज़राए के मुताबिक ये वाक़या लॉस एंजलिस के शहर मिलिट्री पार्क में पेश आया। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाला एक मर्द था, मगर इस बात की तस्दीक नहीं हुई है कि पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है या फिर वो राह फरार इख्तियार कर गया। फायरिंग हफ्ते की रात 10 बजे हुई। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई फुटेज में दिखाया गया है कि स्ट्रेचर पर ज़ख्मी अफराद को इमरजेंसी अमला एम्बुलेंस में ले जा रहा है। शूटिंग के जाए वक़ू के आसपास एक डांस क्लब भी है। पुलिस ने इस इलाके को पूरी तरह से घेरे में ले लिया है। चीन में इतवार को नए कमरी साल की आमद पर बहुत से बाशिंदों ने वबाई अमराज के तहत 3 साल के तनाव और माली मुश्किलात के बाद सेहत के लिए दुआ की, क्योंकि हुक्काम ने 13 और 19 जनवरी के दरमियान वायरस की वजह से तकरीबन 13,000 नई अमवात की इत्तला दी है। बीजिंग के मशहूर लामा मंदिर के बाहर लगभग 1 किलोमीटर तक कतार देखी गई। यहाँ पर लोग बीमारों की सेहतियाबी के लिए दुआएं मांगते नजर आए। रूस की जानिब से यूक्रेन के डोनेस्टिक पर शलबारी जारी है। यूक्रेन ने आज एक वीडियो फुटेज जारी की, जिसमें देखा जा सकता है कि यूक्रेन के डोनेस्टिक पर रूस की जानिब से शलबारी की गई है। डेनमार्क एक मरतबा फिर शैतानी हरकत पर उतर आया है। डेनमार्क के इमिग्रेशन मुखालिफ सियासतदान ने हफ्ते को स्टॉकहोम में तुर्क सिफारत खाने के बाहर कुरान पाक का एक नुस्खा नजर आतिश कर दिया। सियासी जमात हॉटलाइन का शैतान सिफत रहनुमा इस्मोस कुरान मजीद के एक नुस्खे को नजर आतिश किया। उसने पुलिस से हासिल किए गए इजाज़तनामे में कहा है कि उसका एहतजाज इस्लाम और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की स्वीडन में आज़ादी इजहार पर असरअंदाज होने की कोशिश के खिलाफ है। इसके अलावा स्टॉकहोम में कुर्दों की हिमायत और नेटो में शमूलियत के लिए स्वीडन के मुतालबे के खिलाफ अलहदा एहतजाज हुआ। तुर्क हामी मुजाहिरीन के एक ग्रुप ने सिफारत खाने के बाहर एक रैली भी निकाली। उधर सऊदी वजारत ख़ारजा ने हफ्ते के रोज़ स्टॉकहोम में तुर्क सिफारत खाने के बाहर इंतहाई दाएं बाजू के एक सियासतदान को कुरान का नुस्खा चलाने की इजाज़त देने पर स्वीडिश हुक्काम की शदीद मजम्मत की है। वजारत ख़ारजा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करदा एक बयान में कहा है कि वजारत ख़ारजा बातचीत, रवादारी और बक़ाए बाहमी के इक़दार को फ़रोग़ देने और नफ़रत और इंतहा पसंदी को मुस्तरद करने की ज़रूरत के मजबूत सऊदी मौक़िफ़ की तस्दीक़ करती है। कुरान पाक को नजर आतिश का काम डेनमार्क की इंतहाई दाएं बाजू की सियासी जमात हॉटलाइन का इंतहा पसंद लीडर रासमोस ने किया।
इससे पहले भी इस शैतान सिफत लीडर ने कई बार ऐसे वाक़यात दोहराए हैं। स्वीडन की जानिब से तुर्किया मुखालिफ मुजाहिरों की इजाज़तनामे जारी करने पर अंकारा ने स्वीडन के वज़ीर दिफा का तयशुदा दौरा मनसूख कर दिया है। तुर्किया के वज़ीर दिफा ने कहा है कि उनके स्वीडिश हम मनसब पॉल जॉनसन का 27 जनवरी को तयशुदा दौरा अब नहीं होगा। अमेरिका में अंडों की कीमतों में कमी दर्ज की जा रही है। एक दुकान के मालिक ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल दिसंबर और जनवरी में अंडों की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। राहुल गांधी नफरत की बात करते हैं और भारत में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह की राहुल गांधी पर तनकीद। कर्नाटक के प्रोफेसर भगवान ने भगवान राम के खिलाफ अदा किए नाज़िबा अल्फाज। कहा, भगवान राम कोई मिसाली शख्सियत नहीं थे। नाज़िबा अल्फाज के खिलाफ हिंदू तंजीमें सख्त नाराज। गिरिराज ने एक बार फिर की सियासत। कहा, मुस्लिम उलेमा और इस्लाम पर कोई कुछ क्यों नहीं कहता। मोदी ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया से हटाकर गुजरात फसादात में अपनी हिस्सेदारी का सबूत दे दिया। कांग्रेस का रिमार्क। और अमेरिका के लॉस एंजलिस में फायरिंग वाकया, 9 हलाक। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।